कक्षा में हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम व समानांतर क्रम देखे थे और देखे थे किरचॉफ का नियम। आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वहां से आप लोग क्लास 12 का जो फोल्डर बना है वहां से आप लोग देख सकते हैं। जब वो बनेगा तभी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो चित्र दिख रही है क्या है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। ये पेपर में बहुत बार आया है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, और सिद्ध कीजिए कि P/Q R/S करके। अब व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्यों दिया गया? ये प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने के नाम पर ही पड़ा। 1842 में इंग्लैंड के प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने एक प्रैक्टिकल किया। उसमें क्या किया, 4 प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ा चतुर्भुज की आकृति में। देखिए जहां पर दिख रहा है 1 2 3 4, इस चतुर्भुज की 4 भुजाओं में इस प्रकार जोड़ा कि वो संतुलित रह सके। और संतुलन की अवस्था पे उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी संलग्न भुजा के प्रतिरोधों का अनुपात आपस में बराबर होगा। ये दोनों संलग्न भुजा, इनके प्रतिरोध P/Q अनुपात R/S बराबर होगा। या हम ऐसे ही बोल सकते हैं P/R बराबर होगा Q/S, क्योंकि ये भी दोनों संलग्न भुजा है। मतलब एक ही है, R को इधर भेज दोगे तो Q इधर चल देगा, तो ये क्या हो जाएगा P/R Q/S। ऐसे करके भी नियम हो सकता है। यानी उनका नियम इसलिए था कि जब प्रतिरोधों को चतुर्भुज की आकृति में जोड़ा जाए, 4 भुजाओं में जोड़ा जाए और संतुलन अवस्था पे रहे तो क्या होगा, उनकी संलग्न भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो सबसे पहले आप लोग इसका थ्योरी लिख लेंगे। थ्योरी में हम लोगों ने क्या बताया, 4 प्रतिरोध तो चतुर्भुज की आकृति में जोड़ा गया PQRS को, और इसमें 2 बैटरी E, एक बैटरी जोड़ दिए गए E, और 2 कुंजी K1 और Q2। जैसे ही हम कुंजी को दबाते हैं तो परिपथ में धारा का प्रवाह होने लगता है। कुछ समय पश्चात जो ये गैल्वेनोमीटर है वो संतुलन अवस्था में आके रुक जाता है, धारा मापी संतुलन अवस्था में आकर रुक जाता है। तो ये परिपथ में कुछ धारा प्रवाहित हुआ है और कुछ बंद लूप भी हम लोगों को दिख रहा है। तो धारा प्रवाहित हुआ है तो हम किरचॉफ का प्रथम लॉ लगाएंगे, और 2 बंद लूप दिख रहा है, क्लोज लूप दिख रहा है, तो उसमें हम लोग किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाएंगे। यानी हमने किरचॉफ का फर्स्ट एंड सेकंड लॉ दोनों यूज करना है, उसकी सहायता से व्हीटस्टोन सॉल्व होगा। तो चलिए आते हैं डेरिवेशन पे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस बिंदु पर, बिंदु बी पर किरचॉफ का प्रथम है, क्योंकि यही पॉइंट से, ये और ये पॉइंट से पूरे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। जहां पर तो केवल 2 करंट है, लेकिन संतुलन अवस्था में IG इस तरफ भी और IG इस तरफ भी। तो इस 2 पॉइंट के पार हम किरचॉफ का प्रथम नियम लगाते हैं। तो बिंदु बी पर किरचॉफ का थ्योरी आप लोग लिख लेंगे, किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या बोलता है कि किसी भी संधि पर आने वाली धारा और जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग क्या होगा, 0 होगा। तो हम लोग यहां पर देखते हैं कि संधि पर कौन सी धारा आ रही है, ये पॉइंट है। यहां पर I1 क्या हो रहा है, R यानी क्या होगा, धनात्मक होगा, I1 धनात्मक। IG इस संधि से बाहर की ओर जा रहा है और I2 भी जा रहा है, तो IG क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, और I2 भी ऋणात्मक, बराबर 0। संतुलन की अवस्था में IG का मान क्या होगा, 0 होगा। अवस्था में IG इक्वल टू 0 क्यों होगा, अब देखिए इधर से भी करंट आ रहा है, इधर से भी जा रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। प्रॉपर एक ही नोड पे जा रहा है, तो ऊपर से भी आ रहा है, नीचे से भी आ रहा है, और धारा में आपको क्या है, संतुलन अवस्था में, यानी दोनों तरफ से करंट इक्वल है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर 0 रखे तो ये हो गया I1 माइनस I2 बराबर 0। तो I1 का मान क्या आ गया, I2, समीकरण 1 लेके छोड़ दिए। अब सेकंड नोड पर है, सेकंड नोड कौन सा दिख रहा है, पॉइंट डी पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाए। बिंदु डी पर किरचॉफ का प्रथम नियम। अब उस पॉइंट पर देखो कि कौन सी करंट आ रही है और कौन सी करंट जा रही है। ये देखो I3 क्या हो रहा है, R यानी ये धनात्मक हो गया। फिर IG भी इसी पॉइंट की ओर आ रहा है, यानी ये क्या हो गया, प्लस हो गया। और I4 उस तरफ जा रहा है, यानी क्या हो गया, नेगेटिव, इक्वल टू 0। संतुलन की अवस्था में फिर से IG का मान क्या हो जाएगा, 0। तो 0 रख देंगे तो I3 माइनस I4 इक्वल टू 0।
I3 बराबर क्या हो गया I4। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, ये 2 समीकरण हो गए, इसे आप लोग लिख लेंगे, फिर उसके बाद हम उसको रफ करके हल करेंगे। पहला समीकरण क्या हुआ है I1 बराबर I2, दूसरा समीकरण आया है I3 बराबर I4। समीकरण 1 समीकरण 2। अब इसके आगे मैं इसको रफ कर रहा हूं, फिर हम लोग इसके क्लोज लूप में हल करेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम को। तो चलिए देखते हैं। चलिए आगे, अब 2 परिपथ दिख रहे हैं, एक इस तरफ का ब्लॉक और एक इस तरफ का ब्लॉक। इस तरफ में ये रेजिस्टेंस दिख रहा है और यहाँ पर क्या दिख रहा है, धारा मापी दिख रहा है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिख रहा है इस प्रकार। इसमें I3 करंट आ रहा है, इसमें I1 करंट आ रहा है, और ये G है और ये P है और ये R है, और यहाँ पर IG जा रहा है। तो हम इस बंद परिपथ में लिए, कौन से में, A B D A में, A B D A में। अब किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा। हम लोग क्या पढ़े थे किरचॉफ का द्वितीय नियम में, करंट धारा और प्रतिरोध का गुणनफल। तो इसमें धारा कौन सा है I1 और प्रतिरोध कौन सा है P, प्लस यदि धारा का डायरेक्शन सेम दिशा में जाए तो प्लस लेंगे, ये सेम है, इसी के अकॉर्डिंग चलते हुए इसी डायरेक्शन पे, तो ये भी क्या होगा प्लस होगा। IG और क्या है धारा मापी G। किरचॉफ के द्वितीय नियम में क्या पढ़े थे, प्रतिरोध और धारा का गुणनफल उससे बहने वाले विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो हमें पहले क्या कर लेते, पहले रेजिस्टेंस और करंट का टोटल मल्टीप्लिकेशन कर लेते, उसके उस तरफ को क्या दे देंगे विद्युत वाहक बल, यदि लगा होगा तो। अब ऐसे करते हुए इस तरफ आए, अब यहाँ से इस तरफ गए तो करंट का डायरेक्शन ऐसा हो, और इस तरफ क्या है अपोजिट है, दोनों अपोजिट होंगे तो क्या होगा -G I3, और यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है R बराबर 0। 0 क्यों लेंगे, 0 इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पर विद्युत वाहक बल क्या है 0 है। तो ये पहला लूप सॉल्व हुआ। अब देखिए इस लूप से हम लोग IG संतुलन की अवस्था में क्या जानते हैं, IG इक्वल टू 0। तो हम लोग IG की जगह क्या रख देंगे 0। तो ये क्या हो गया I1P माइनस I3R इक्वल टू 0। तो I1P बराबर, इसका उस तरफ पक्षांतर कर दिए तो I3R ये हो जाएगा, इसको हम दे दिए समीकरण 3। आगे हल करते हैं। आगे हम लोग क्या जानते हैं, सेकंड लूप। सेकंड लूप कौन सा, B C D B में बंद परिपथ B C D B में, B C D में। अब यहां से चालू करते लिखना, यहां से धारा आ रहा है I2 और क्या है प्रतिरोध Q, तो ये क्या हो गया I2Q प्लस। अब यहाँ पर जाए वापिस इस तरफ की हो रहा है। अब देखिए I4 इस डायरेक्शन पे और हम इस तरफ आ रहे हैं, दोनों क्या हो गया अपोजिट हो गए। ये क्या हो गया -I4S। फिर यहाँ पर है, फिर इस तरफ जा रहे हैं, ये डायरेक्शन इस तरफ है, इसका मुंह इस तरफ है करंट का, और ये इस तरफ है, ये भी क्या होगा नेगेटिव IG बराबर 0। संतुलन की अवस्था में IG का मान 0, यहाँ पर 0 रख दिए, तो ये क्या हो गया I2Q माइनस I4S बराबर 0। तो यहां से I2Q बराबर I4S हो गया। ये समीकरण हमारा क्या हो गया है 4। 3 और 4 आ गया। हमें सिद्ध करना है विशिष्टों से, तो P बटे Q R बटे S। यहाँ देखिए P भी दिख रहा है, Q भी दिख रहा है, R भी दिख रहा है, S भी दिख रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं समीकरण 3 में 4 का भाग देते हैं। डायग्राम में रफ कर देता हूँ, इसका कोई यूज नहीं है। किसमें किसका भाग दे देते हैं, समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग दे देते हैं। समीकरण 3 में किसका भाग दे देते हैं, समीकरण 4 का। समीकरण 4 का भाग देने पर अब भाग देते हैं तो क्या होगा I1P बटे I2Q लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड तरफ I3R बटे I4S। अब हम लोग समीकरण 1 व 2 से जानते हैं। समीकरण 1 व 2 से क्या बताया था, I1 बराबर I2 आया था और I3 बराबर I4 आया था। यहाँ पर रख दिया I1 की जगह क्या हो गया I2P और ये हो गया I2Q। यहाँ पर क्या हो गया I3 की जगह I4R और नीचे हो गया I4S। ये कट गया तो बचा P बटे Q R बटे S। ये क्या है विशिष्टों सेतु का सिद्धांत। इसे आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं।
ठीक है, आज हम लोगों ने व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत देखा। आज की क्लास कैसे लगी? यदि अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। बोर्ड का पेपर होगा, इसलिए हम लोग को तैयारी करना ही है, क्योंकि आज नहीं तो कल वो डेट देंगे ही और बोर्ड का पेपर होगा ही, तो इसलिए हम लोग को तैयारी करते रहनी है। नहीं हुआ तब की बात है, हम लोग अपनी तैयारी रखेंगे और होगा तो हम लोग उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सेलों का संयोजन, ये इसका लास्ट टॉपिक होगा। ओके, थैंक यू, बाय।